उनकी धर्म पत्नी को जो है विधायक के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता हूं और मुकेश साह के पूरी टीम पूरी ताकत के साथ जो है रेणु साहू के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि सच्चा श्रद्धांजलि तब होगा जब इनके पत्नी को हम लोग लालगंज तमाम लोग मिलकर, इनके घर परिवार सब लोग मिलकर इनको लालगंज से हम लोग उम्मीदवार बनाए। तो आरजेडी पार्टी में हूँ, मैं आरजेडी से आऊँ। लालगंज में इन दिनों एक माहौल चल रहा है, चर्चा गर्म है कि क्या मुकेश शाह, स्वर्गीय मुकेश शाह की पत्नी रेणु साहू चुनाव लड़ सकती हैं? क्या लोगों की यही मांग है और क्या उनके परिवार की इसमें सहमति है? क्या वो समीकरण बैठ रहे हैं, क्या वो आंकड़े बैठ रहे हैं जिससे कि अगर मुकेश शाह की पत्नी रेणु साहू चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगी? अगर लड़ती हैं तो किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? क्या उसका नतीजा हो सकता है और इसके पीछे जो लोग सहयोग करेंगे उनकी क्या मंशा है? इस पे कई सारे सवाल हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरे इस बार चुनाव मैदान में लालगंज में उतरने वाले हैं। हालांकि लालगंज से टिकट किसको जाएगा, एक तो आरजेडी है जो महागठबंधन से होगा, दूसरा लोजपा आएगी कि बीजेपी आएगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लालगंज से बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय सिंह हैं, सिटिंग एमएलए है और ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि सिटिंग एमएलए का सीट काटा जाए। पिछली बार भी जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय लोजपा के सिटिंग विधायक राजकुमार शाह थे। राजकुमार शाह गठबंधन में, एनडीए के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी चिराग पासवान ने लालगंज की सीट से राजकुमार शाह को चुनाव मैदान में उतारा था। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र कारण था, एकमात्र लॉजिक यही था कि हमारे यहाँ के सिटिंग विधायक हैं तो फिर सिटिंग विधायक को हम कैसे वहां से हटा सकते हैं। तो अब वही दलील भाजपा के लिए भी बैठती है, वही तर्क भाजपा के लिए भी आता है कि जब हमारे पास सिटिंग विधायक है तो हम उस विधायक को कैसे वहां से हटा सकते हैं और सीट लोजपा को दिया जा सकता है। सेम लॉजिक 2020 में चिराग पासवान इस्तेमाल कर रहे थे। भाजपा या अमित शाह की जो चाणक्य नीति कही जाती है वो सेम लॉजिक उठा के अब 2025 में चिराग पासवान के सामने रखी जा सकती है कि अब तुम्हारी बारी थी तो तुमने कहा कि हमारे यहाँ सीटिंग है इसलिए हम आपको सीट नहीं देंगे, चुनाव हुआ तो हम लड़बे करेंगे। तो अब 2025 में ऐसा क्यों हम करें कि जब हमारा यहाँ सीटिंग है तो उसको हटा दे। हम भी कह सकते हैं कि चुनाव हुआ तो हम लड़बे करेंगे, तुमको मन है तो तुम उतारो। तो ये अलग विषय है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जाएगा कि आखिर टिकट लगे कौन आता है, क्या बीजेपी आती है, लोजपा आता है या फिर दोनों आती है, ये देखना होगा। लेकिन बात आती है जब बीते 27 जनवरी को मुकेश शाह, स्वर्गीय मुकेश शाह की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया लालगंज के सरफी पेट्रोल पंप पर और वहां पर मुकेश शाह को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए तमाम नगर के तमाम वरिष्ठ लोग पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। और तब इस दौरान एक बात उठी कि रेणु साहू जो मुकेश शाह की पत्नी है उनको चुनाव लड़वाया जाए। उनकी धर्म पत्नी को जो है विधायक के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता हूं और मुकेश शाह के पूरी टीम पूरी ताकत के साथ जो है रेणु साहू के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि सच्चा श्रद्धांजलि तब होगा जब इनके पत्नी को हम लोग लालगंज तमाम लोग मिलकर, इनके घर परिवार सब लोग मिलकर इनको लालगंज से हम लोग उम्मीदवार बनाए। सवाल यहाँ ये उठता है कि मांग करने वाले कौन है? मांग करने वाले लालगंज के स्थानीय निवासी हैं, कुछ, सभी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये खबर तो चल रही है कि मुकेश शाह की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। लालगंज में मुकेश शाह की पत्नी को चुनाव लड़ाने की उठी मांग, ये हेडलाइन है, ये टाइटल है। लेकिन सवाल है कि इसके पीछे खबर का आधार क्या है। आधार जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके परिवार की राय जानें और परिवार की राय में अभी तक कोई भी स्पष्टता नजर नहीं आई है। मतलब ये कि मुकेश शाह की पत्नी चुनाव लड़े, मुकेश शाह के मरने के बाद उनके जो सपने थे उनको पूरा करे और खुद चुनाव लड़े, विधायकी का चुनाव लड़े, तो इसके लिए या तो सभापति कंचन शाह को मुखर होकर सामने से बोलना चाहिए था कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारी भाभी चुनाव लड़े, या फिर राजकुमार शाह जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको खुल के समर्थन में सामने आना चाहिए था कि हाँ ये जरूरी है और हम भी ये चाहते हैं कि मुकेश शाह की पत्नी चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतलब जो भी बयान सामने आए हैं वो लोगों के हैं, परिवार का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं आया है। अब खबर के पीछे की बात करते हैं। देखिए 2020 में राजकुमार शाह चुनाव लड़े थे 2015 में, 2015 से 20 तक उनका विधायकी का कार्यकाल था, वो चुनाव 2020 में हार गए। राजकुमार शाह अभी अगर लोजपा का टिकट मिलता है तो हो सकता है कि राजकुमार शाह लोजपा का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरे, ये एक संभावना है।
उसी पे कहा जा रहा है कि राजकुमार शाह चुनाव न लड़के मुकेश साह की पत्नी रेणु साहू को चुनाव लड़वाए। अब सवाल आता है कि राजकुमार शाह अपना उत्तराधिकारी अपने पत्नी को क्यों ना बनाए, मुकेश साह की पत्नी को क्यों बनाएंगे? राजनीति है, एक कड़ा सवाल है, कड़वा सवाल है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो वो यही सोचेगा। और ये वाजिब सवाल भी है, कोई इसमें बुरा नहीं है सोचने में कि भाई अगर हमें अपना उत्तराधिकारी ही बनाना है लोजपा के टिकट से, क्योंकि लोजपा में जो पैठ बनाया गया है वो राजकुमार शाह के द्वारा बनाया गया है। लोजपा के जो कार्यकर्ता है वो राजकुमार शाह है जो ऑफिशियली स्टैंड करेंगे। लोजपा में चिराग पासवान से अगर किसी ने करीबी बढ़ाई है तो राजकुमार शाह है। इस चुनाव में भी 2025 में अगर चुनाव होता है और खर्च कहाँ की बात आएगी, जो धन की बात आएगी, जब पैसे की बात आएगी, जो चुनावी खर्च होगा वो करने वाला कौन है? तो वो राजकुमार शाह है। तो जब सवाल उठता है कि जब खर्च राजकुमार शाह करेंगे, जब चिराग पासवान से पैठ राजकुमार शाह की है, जब टिकट राजकुमार शाह लेके आएंगे तो चुनाव रेणु साहू क्यों लड़ेंगी? चुनाव राजकुमार शाह क्यों नहीं लड़ेंगे? महिला की बात होगी तो राजकुमार शाह की पत्नी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? राजकुमार शाह का बेटा चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? राजकुमार शाह के ही घर से कोई उनका उत्तराधिकारी क्यों ना होगा जो मुकेश शाह की पत्नी चुनाव लड़ेगी? ठीक, तो ये एक मुद्दा अलग हो गया। अभी तक हालांकि हो सकता है बाद में पूरा परिवार एक हो जाए और एक साथ कहे कि रेणु साहू को प्रोजेक्ट करते हैं हम इसलिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं आया है। दूसरी बात कि चलिए मान लीजिए कि राजकुमार शाह का भी कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, वो अभी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या उचित रहेगा, क्या रणनीति सही रहेगी। लेकिन अगर ये बात कंचन शाह के मन में है जो सभापति है लालगंज के नगर परिषद के, तो उनको भी मुखर होकर सामने आके कहना चाहिए था कि हाँ हम चाहते हैं, लोगों की राय है तो हम भी यही चाहते हैं कि रेणु साहू चुनाव लड़े। उनका भी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग खड़े हैं, अभी परिवार पूरी तरह से इस समीकरण के पीछे खड़ा नहीं बैठ रहा है। तो रेणु साहू चुनाव लड़ेंगे और रेणु साहू अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती जब तक परिवार के साथ नहीं है। खर्च करने की जहां बारी आएगी न रेणु साहू के सकान में होगा और न रेणु साहू के लिए जो लोग मांग कर रहे हैं उनके सकान में होगा कि वो रेणु साहू को चुनाव लड़वा दे और जितवा दे। जो भी करेंगे राजकुमार शाह करेंगे, तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। अब बात आती है कि इस बार जो चुनाव होंगे 2025 में, उस चुनाव में दो लोग सिंपैथी के नाम पे वोट मांगने के लिए मैदान में होंगे। पहला अन्नू शुक्ला, जिनके पति मुन्ना शुक्ला जेल में है और जेल में इसीलिए है क्योंकि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि नहीं आरजेडी उनको टिकट नहीं देगी क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़के देख चुकी है। तो ये सीधी सीधे बात गांठ बांध लीजिए कि आरजेडी से टिकट लेने वालों की उम्मीदवारों की लाइन में अगर सबसे पहले कोई खड़ा है तो वो अन्नू शुक्ला खड़ी है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला जेल में इसीलिए है क्योंकि वो आरजेडी से चुनाव लड़ गए हैं। अगर वो थोड़ा सा मन डिगमगा के निर्दलीय या फिर महागठबंधन एनडीए की तरफ अपना रुझान कर दें तो वो तुरंत जेल से बाहर होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो मोटा मोटी बात यही है कि मुन्ना शुक्ला को सजा ही इस बात की मिली है कि वो आरजेडी के साथ गठजोड़ में है, गठबंधन में है। तो इस लिहाज से भी अगर आरजेडी अन्नू शुक्ला को टिकट नहीं देती है तो ये एक धोखा माना जाएगा। तो इतना लगभग 99% श्योर रहिए कि लालगंज से अगर आरजेडी टिकट लेके किसी को भेजती है तो वो अन्नू शुक्ला होंगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। हाँ, अन्नू शुक्ला के बदले उनकी बेटी या उनका जो उनके घर से कोई हो चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुन्ना शुक्ला फैमिली का ही कोई व्यक्ति आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेगा। ऐसा अभी तक जो दृश्य बन रहा है, जो राजनीतिक समीकरण बैठ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है। दूसरी बात, मुन्ना शुक्ला को भी इस बात की भनक थी कि अगर हम जेल जाएंगे तभी हमको टिकट मिलेगा। एक बड़ा क्या कहते हैं कि एहसान कर दिया उन्होंने आरजेडी पे कि हम तुम्हारी वजह से जेल जा रहे हैं, बदले में तुमको हमको टिकट देना पड़ेगा। तो ये पूरा सोचा समझा समीकरण है। ऐसा नहीं होता तो वो तुरंत चाहते तो एनडीए के साथ सटते और उनको कोई जेल नहीं भेजने वाला था, ये बात जान लीजिए। तो सीधी सी बात है। तो ये भी दूसरी बात है। तो दो लोग सिंपैथी के नाम पे वोट मांगने निकलेंगे। पहला एक अन्नू शुक्ला वोट मांगने निकलेगी सिंपैथी के नाम पे, कहेंगे कि उनके पति जेल में है, जैसा कि इसके पहले के 2005 के साथ चुनाव में वो कर चुकी हैं। और दूसरा निकलेंगी रेणु साहू, अगर वो चुनाव लड़ती है तो। अगर वो चुनाव लड़ती है तो दूसरा सिंपैथी के नाम पे वोट मांगने रेणु साहू निकलेंगी। और कोशिश होगी कि जो बैकवर्ड वोट है, जो बनिया वोटर है, जो तेली समाज के वोटर है, जो कानू समाज के वोटर, चाहे जो बैकवर्ड वोटर है, जो वो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, वो इनको वोट करे। फॉरवर्ड बैकवर्ड लड़ाई हो जाएगी एक तरह से और रेणु साहू को वोट देने की अपील की जाएगी। अब सिंपैथी किसका ज्यादा काम करेगा ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि जब बात आती है टीआरपी की, जब बात आती है सिंपैथी कौन ज्यादा मजबूती से मांग रहा है, अगर कोई पब्लिक में रो रहा है तो कितने लोग उसे देख रहे हैं, तो इसमें अन्नू शुक्ला कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेंगी, क्योंकि जो टीआरपी मॉडल है वो अन्नू शुक्ला के पास है, मुन्ना शुक्ला के पास है। हमने 2025-24 के लोकसभा चुनाव में देखा है कि जो जितने भी तमाम मीडिया तंत्र थे वो मुन्ना शुक्ला के फेवर में या उनके सपोर्ट में न्यूज चला रहे थे। इसके दो कारण थे। पहला, जो मुन्ना शुक्ला का नेटवर्क है, जातीय नेटवर्क भी होता है, जातीय समीकरण होता है, जो उनके जाति के लोग हैं, लालगंज में हो या वैशाली में हो,
आसपास के जिलों से भी भरपूर मात्रा में लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं कि चुनाव जीता जाए। वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया चैनल उन पे खबरें दिखाती हैं उसको भी भर भर के व्यू मिलते हैं, भर भर के शेयर किए जाते हैं। तो एक तरह से जो भी मीडिया चैनल है व्यू के लालच से ही सही उस नेता को ज्यादा कवर करता है जिससे व्यू आए, जिससे टीआरपी आए। दूसरी तरफ वही अगर दूसरे नेता को पकड़ते, रेणु साहू की बात कर लेते हैं, अगर रेणु साहू का न्यूज दिखाना शुरू करे तो लालगंज के अलावा कोई उसको देखने वाला भी नहीं है और उसको शेयर भी नहीं होता। मतलब व्यू के मुकाबले मुन्ना शुक्ला का व्यू 10 लाख होंगे तो दूसरे प्रत्याशी के व्यू सीधे सीधे 10,000 पे आके अटकेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाने वाले। तो एक तरह से ये भी होता है जो डिजिटल मीडिया वालों को अट्रैक्ट करता है कि हाँ भाई फलाने नेता का न्यूज चलाओ और उससे ज्यादा टीआरपी मिलेगी। तो बात फिर वही आती है कि जब सिंपैथी के नाम पे प्रचारित करने की बात है कि वहां शुक्ला भारी पड़ेगी। ये बहुत डीप चले जाएंगे हम लोग अगर इस पर बात करेंगे कि कहां कैसे रणनीति बन रही है। जो डिजिटल मीडिया है वो किस तरफ ज्यादा फोकस करेगी, मीडिया का कैमरा ज्यादा किधर रहेगा, किसके इर्द गिर्द ज्यादा रहेगा, और सिंपैथी के नाम पर जो माहौल बनाने की कोशिश होगी वो किस तरफ ज्यादा दिखाई जाएगी, ये भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन फिर भी जो बात चल रही है रेणु साहू चुनाव लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। अगर तीनों के तीनों सही बैठते हैं तो ही रेणु साहू चुनाव लड़ेंगी और जीतने की कुछ संभावनाएं हैं, अन्यथा इस पे सोचना भी बेकार है। पहला फैक्टर यह है कि उनका परिवार उनके पीछे मजबूती से खड़ा हो। उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि कंचन साह की बात नहीं करेंगे, राजकुमार साह रेणु साहू के पीछे धन और मन से खड़े होने चाहिए कि हाँ भाई आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, तभी कुछ होगा। राजकुमार साह को अगर आप राजकुमार साह की ताकत को रेणु साहू के पीछे से हटा देते हैं तो रेणु साहू चुनाव नहीं जीत सकती। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो ये है कि टिकट लेके आती है कि नहीं। लाख सिंपैथी है लेकिन अगर वो टिकट लेकर आने में सक्षम नहीं होती है तो चुनाव नहीं निकलेगा। इस बात की भी अभी तक गारंटी है कि चुनाव नहीं निकलेगा। ये हमारा पूर्वानुमान कह लीजिए, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जो भी कह लीजिए, लेकिन एक हमारा जो विश्लेषण कहता है कि अगर बिना टिकट के रेणु साहू चुनाव लड़ती है तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस है कि चुनाव निकलेगा। तीसरा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ये फिर वही बात कि सिंपैथी के नाम पर अगर वोट मांगने निकल रहे हैं तो आपके समानांतर एक और व्यक्ति है जो सिंपैथी के नाम पे वोट मांग रहा है और उसका पति जेल में है, जो बाहर निकलकर बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए। लेकिन राजकुमार शाह समाज के लिए क्या करेंगे और राजकुमार शाह के लिए लोगों में कैसी इमेज है, ये 2020 के चुनाव के आंकड़े बता चुके हैं। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस विश्लेषण पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।